नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज बात सैराट फिल्म के बारे में करने जा रहा हूं। यह फिल्म कई हफ्ते पहले ही आ चुकी है और महाराष्ट्र के तमाम शहरों कस्बों में खूब देखी जा रही है। फिल्म मराठी में बनी है, मगर इस फिल्म की भाषा मराठी नहीं है। सैराट कामयाब हो गई है, कई करोड़ भी कमा लिए हैं, फिर भी कामयाब फिल्म नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी हमारी आपकी सभी की नाकामी की कहानी है। हम नाइंसाफियों की सीढ़ियां ऊंची करते जा रहे हैं। जो सबसे ऊंचे पायदान पर है वो कामयाब नजर आता है, जो निचले पायदान पर है वो नाकाम। दरअसल कोई कामयाब नहीं है। शुक्रवार का दिन आता नहीं कि 24 घंटा पहले से मुंबई से स्टार यार कलाकार और पत्रकार दिल्ली आने लगते हैं। पूरी टीम दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दिल्ली घूम घूम कर चैनल नाप देती है और आपकी शाम फिल्म कर देती है। उनके जवाब 10 साल से टाइप और टाइप्ड हो चुके हैं, यानी कि रोल चैलेंजिंग था, आइडिया न्यू है, स्टार बहुत कोऑपरेटिव है और डायरेक्टर इज लाइक अ बडी जो बहुत स्पेस देता है। इट्स अ फन टू वर्क विथ हिम, ऑनर फॉर मी टू वर्क विथ हिम। वेरी ओरिजिनल, क्रिएटिव। हीरोइन से अलग से पूछ लिया जाता है कि आपका इस हीरो के साथ वर्किंग रिलेशन कैसा है। कई बार इंटरव्यू क्रांतिकारी करना हो तो यह बुलवा लिया जाता है कि फीमेल एक्टर को कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद सब सामान्य हो जाता है। इतनी बात को मैं एक शब्द में भी कह सकता था, जिसे हम लोग प्रमोशन कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सैराट पर तब बात करने जा रहा हूं जब फिल्म को आए हुए कई हफ्ते हो गए। फिल्म मैंने देखी है, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, एलिजाबेथ एकादशी, कोर्ट, फैंड्री और अब सैराट। क्या मराठी सिनेमा अपने किसी नए दौर से गुजर रही है, जहां बात फंड और वितरण की नहीं हो रही, कहानी और किरदार की होने लगी है। विष्णु खरे के शब्दों में मराठी सिनेमा की बहुआयामीय अस्मिता का एक नया टोटल स्कूल विकसित होने लगा है। 2009 में हरिश्चंद्राची फैक्ट्री आई थी। परेश मोकाशी की इस फिल्म की काफी चर्चा हुई। इस फिल्म को मराठी में श्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2009 में इसे श्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म की श्रेणी में भारत से भेजा गया था। ऑस्कर में इस फिल्म को भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। परेश मोकाशी की एक और फिल्म ने धूम मचाई, एलिजाबेथ एकादशी। मैंने ये फिल्म देखी है। इस फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 2016 में एक और फिल्म आई थी, कोर्ट। 28-29 साल के निर्देशक चैतन्य तम्हाणे की कोर्ट अभी तक मैं नहीं देख सका हूं, पर इरादा जरूर है। 2016 में भारत की तरफ से कोर्ट को ही ऑस्कर में भेजा गया। कोर्ट को भी 18 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला ही है। अब आते हैं फैंड्री और सैराट पर। ये दोनों फिल्में मैंने देखी है। सैराट देखने के बाद जब फैंड्री देखने बैठा तो लगा कि सैराट फैंड्री से ही निकली हुई है। फैंड्री के तमाम दृश्य और किरदार सैराट में जवान होते नजर आते हैं। हरित क्रांति से बंजर जमीन लहलहाने लगती है, उदारीकरण के चलते कस्बे में कारखाना लगता है और सीमेंट के मकान बड़े होने लगते हैं। मगर इस दौरान एक अंतर पहले से लेकर अब तक बना हुआ नजर आता है। जो दलित किरदार है, जो जनजातीय किरदार है, उसके कपड़े तो बदल गए हैं, वो पढ़ाई में अच्छा है और आत्मविश्वास से भरा नजर आता है। स्लो मोशन में भी दौड़ता है, मगर अर्थव्यवस्था की चोट से घायल नजर आता है। फैंड्री का सुअर बाड़ा खत्म हो जाता है, मगर सैराट में दलित बस्ती का दूसरा चेहरा नजर आता है, जिसे हम झुग्गी कहते हैं। दूसरी तरफ फैंड्री में कुछ अधिक संसाधनों से शुरू करने वाला पाटिल परिवार सैराट में आते आते साधन संपन्न हो जाता है। खेत खलियान से लेकर गाड़ियों का काफिला तक नजर आता है उसके पास। सैराट के कई किरदार फैंड्री में 1990 के भारत के पहले के किरदार लगते हैं और सैराट के किरदार 90 के बाद के भारत के नजर आते हैं। फैंड्री की 2 चोटी वाली नायिका सैराट में बुलेट चलाने लगती है। फैंड्री के सुअर बाड़े का नायक सैराट में भी दौड़ लगा रहा है। अंदाज से पता चलता है कि महत्वाकांक्षाएं दस्तक देने लगी हैं। सरकारी जुबान में सैराट का नायक पारधी जाति से आता है, जो एक अनुसूचित जनजाति है। फैंड्री और सैराट में सूखे पेड़ से लेकर चिड़ियों के अलावा तमाम सीन, रूपक और किरदारों की निरंतरता दिखती है। ऐसा लगता है कि एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2। नागराज के तमाम सीन फैंड्री से लेकर सैराट में चलते हुए नजर आते हैं। अब लगता है कि कई बार फैंड्री देख रहे हैं सैराट देखते हुए, और फैंड्री देखते हुए लगता है कि कई बार आप सैराट देखने जा रहे हैं। फैंड्री में भी कुएं का दृश्य है, जहां अबोध बालक उस खौफनाक सपने में डूब रहा है कि जब वो लड़की सुअर से छू जाने पर अपवित्र हो जाती है तो सुअर बाड़े में रहने वाले जाब्या के करीब कैसे आ पाएगी। बालक सोचता है कि फिर वो लड़की अगर जान गई कि सुअर उसके पिता सुअर पकड़ने का काम करते हैं तो फिर उस प्यार का क्या होगा। लेकिन सैराट तक आते आते ये कुआं जवान हो जाता है। सूखे में आपने टीवी में महाराष्ट्र के घायल पड़े कुओं को देखा होगा। सैराट में कुओं की वास्तुकला, उसकी गहराई,
साफ पानी में खिलती जवानी के ऐसे रंग शायद ही किसी फिल्म में नजर आए होंगे। सैराट का कुआं फैंड्री के सुअरबाड़े के लड़के को कूदने के लिए आमंत्रित करता है, उसी कुएं में जहां सैराट की आर्ची घोड़े पर सवार होकर अपनी सखियों के साथ नहाने आती है। सैराट तक आते आते इतना तो बदल जाता है कि पाटिल की बेटी दलित के घर जाकर पानी पीती है और उसी कुएं में दोनों बारी बारी से नहाते हैं। कई लोग फिल्म पर सवाल कर रहे हैं तो कई लोग फिल्म देखने के बाद समाज के उस चेहरे के सामने खुद को खड़ा पाते हैं जो उनके लिखने बोलने से नहीं बदला। मैं आपके सामने उन विश्लेषणों के चंद हिस्सों को पेश करना चाहता हूं। एक पूरे लेख से एक टुकड़ा चुनना खतरे से खाली नहीं है, मगर टीवी की मजबूरी है। यह खतरा इसलिए उठा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि कुछ लोगों ने फिल्म देखने के बाद इसे लिखते वक्त फिल्म को कैसे देखा है। पहली टिप्पणी वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु खरे जी की है। वो लिखते हैं कि क्या दर्शकों ने सिर्फ उस सुपरिचित लगभग टपोरी पहले घंटे को चाहा? क्या उन्हें बीच का दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्पर्श अच्छा लगा? क्या उन्हें कस्बाई माफिया द्वारा नायक नायिका को चेस करने और उस पलायन में पराजित होने का आनंद आया? क्या वो आंध्र प्रदेश में अपने आदर्शवादी पवित्र नायक नायिका के सफल संघर्ष से खुश हो गए? क्या वो जानना चाहते थे कि बाद की सुख स्वप्न जैसी जिंदगी ना चले? फिर ये दर्शक है कौन? इनके पैसे कैसे वसूल हुए? कितने दलित, कितने सवर्ण, किन जातियों के, कितने किशोर युवा, कितने वयस्क बुद्धिजीवी? क्या सब सवर्णवाद के आजीवन शत्रु रहेंगे? क्या वाकई सैराट कोई जातीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न उठाती है? वो त्रासदी को ही उनका एकमात्र हल बनाकर पेश कर रही है? तो उसमें कहां मनोरंजन हो रहा है कि फिल्म सुपरहिट है। समालोचन.blogspot.in पर विष्णु खरे के लेख के बाद कैलाश वानखड़े ने अपनी समीक्षा पेश की। उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वो कहते हैं कि सैराट एक नायिका प्रधान कमर्शियल फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसलिए इसमें झिंगाट संगीत और गाने हैं। लेकिन यह आम फिल्म नहीं है। आप इसे किस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक अदना सा दृश्य, दो शब्द, बर्ताव, चेहरे के भाव तय कर देते हैं पूरी फिल्म के उद्देश्य को। अब दलित को गाली देना उतना सरल नहीं रहा, तो वे अपनी घृणा की अभिव्यक्ति इस तरह से बदले हुए शब्द, बर्ताव और हाव भाव से प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित होने वालों की निगाह से सैराट में बहुत कुछ टूटता बनता है। यह समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि जहां सर्वज्ञ से भरा हुआ ज्ञान है, वहां अभी तक जिस तरह से जाति आई है फिल्मों में, उस तरह से इसमें जाति सामने नहीं आती है। इसमें तो वह बिना बड़बोलेपन से, गाली से, भाषण से नहीं आई, वह चेहरे पर, उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। थोड़ी मुश्किल हिंदी है, पर आप समझ रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। समालोचन.blogspot.in पर ही मयंक सक्सेना इन बहसों को आगे बढ़ाकर लिखते हैं कि फिल्म बनाना भारत में सिर्फ विधा तो नहीं है, यह एक अर्थशास्त्र है जहां अच्छी से अच्छी फिल्म के लिए आपको पैसे जुटाना मुश्किल होता है। हिट फ्लॉप का गणित सब कुछ बेकार कर देता है, और जैसे ही आप ऐलान कर देते हैं कि फिल्म गंभीर है, विमर्श की है, जाति प्रथा पर है, तो अंधेरा ओढ़कर सो जाने के अभ्यस्त लोग सिनेमा हॉल तक आते ही नहीं। नागराज मंजुड़े को इस बार पुरस्कार के लिए फिल्म नहीं बनानी थी, आपकी आंखों में जबरन ड्रॉप से सच डालने की थी। जानकीपुल.com पर सुदीप्ति सत्यानंद ने भी सैराट की समीक्षा लिखी है। शायद कोई बड़ी फिल्म संपूर्ण ना होते हुए भी इसलिए बड़ी हो जाती है कि उसे देखने के बाद लोग फिल्म के बारे में कम, समाज और अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो सुदीप्ति लिखती हैं कि मुझे इन सवालों से क्या मतलब, मैं सैराट क्यों देखी? सैराट मैं मराठी आती नहीं, भारतीय भाषाओं की फिल्म का कोई खास शौक नहीं, फिर क्यों इतनी उत्सुक हो गई थी? लोगों से तारीफ सुनकर क्या? मुझे देखने के लिए मजबूर करने के लिए एक सूचना भर काफी थी। नागराज मंजुड़े को हिंदी सिनेमा में कई ऑफर मिले, पर उन्होंने अपनी मातृभाषा में फिल्म बनाते रहना चुना। मैं ऐसे व्यक्ति का सिनेमा देखने के लिए सहज उत्सुक थी। उसकी जिद है कि मेरा काम देखने के लिए तुम मेरी मातृभाषा में आओ, और जब सैराट मुझ पर इतनी छाई गई है तो लिखती हूं कि क्या देखा। जयंत पवार ने मराठी में इसकी समीक्षा लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद भारत भूषण तिवारी ने किया है। जयंत इस फिल्म से अभिभूत नहीं है, लेकिन खारिज भी नहीं करते। जो सवाल उन्होंने उठाए शायद वो फिल्म के साथ साथ इस समाज से भी हैं जिससे हम और आप रहते हैं जहां। तो जयंत लिखते हैं कि शोषण सभी जातियों में है, और हर जाति अपने से नीचे वाली को तुच्छ समझती है, और विवाद संबंध की बात होने पर हैवान बन जाती है। ऑनर किलिंग हर जाति में होती है, और ऐसे अनेक उदाहरण महाराष्ट्र में घटे हैं। इसलिए बहुजन कलाकारों को यहां से आगे यथार्थ से भिड़ते हुए शोषण की इन भीतरी
सिलवटों का बहादुरी से सामना करना होगा। सैराट ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, मगर आगे की राह जरूर स्पष्ट की है। कोई दूसरा हमारे साथ अन्याय करता है, इस यथार्थ में सुविधा है, मगर हम खुद अपने आदमियों के साथ अन्याय करते हैं, यह दिखाना आसान नहीं होता। कोई जाति को लेकर बात कर रहा है, कोई नायक नायिका को लेकर, कोई आर्थिक विकास के चेहरों को लेकर बात कर रहा है, तो कोई फिल्म की कमाई को कि एक मराठी में बनी फिल्म ने कैसे 80 करोड़, 90 करोड़ या 100 करोड़ कमा लिए।